हेलो गाइस, आज अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक और चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको भी अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यानी ट्रिक्स के साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन न्यूरल सिस्टम में न्यूरल टिश्यू की बात कर लें तो ये रहते हैं एक्टोडर्मल रहते हैं ओरिजिन के अंदर। इनका जो रिस्पॉन्स रहता है वो भी रैपिड और क्विक रिस्पॉन्स रहता है। इनके अंदर दो टाइप के सेल प्रेजेंट रहते हैं, एक न्यूरॉन रहता है जो कि अबाउट 1/3 प्रेजेंट रहते हैं और एक न्यूरोग्लिया रहते हैं जो कि अबाउट 2/3 प्रेजेंट रहते हैं, यानी क्वांटिटी के अंदर अबाउट 67% प्रेजेंट रहते हैं। ये अपना न्यूरॉन का डायग्राम है। जो ये आगे साइड दिखते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं, ये पूरी सेल बॉडी होती है, ये एक्सॉन होता है और ये एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में ये अपना एक्सॉन हिलॉक पार्ट होता है, ये साइनेप्स बनाते हैं। जो न्यूरॉन रहते हैं उनके पास बहुत ही लीस्ट रीजनरेटिव पावर रहती है, यानी अपनी न्यूरॉन कभी डैमेज हो जाए तो ये वापस रीजनरेट नहीं हो सकती है। जबकि जो अपने न्यूरोग्लिया सेल्स रहते हैं वो सपोर्टिंग, प्रोटेक्टिंग और रिपेयरिंग सेल्स रहते हैं। इनके एग्जांपल अपने एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया जो रहते हैं वो अपने मैक्रोफेजेस रहते हैं अपने ब्रेन के। ऑलिगोडेंड्रोसाइट ये कि माइलिनेट शीट को सिक्रीट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और जो अपने सचवान सेल्स रहते हैं वो माइलिनेटेड शीट को सिक्रीट करते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक और सेल प्रेजेंट रहते हैं जिसको अपन एपेंडाइमल सेल्स बोलते हैं। इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है इनकी कैविटी के अंदर। जो अपना नर्वस सिस्टम था वो फर्स्ट ओरिजिनेट हुआ था सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर। जो सबसे सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम रहता है वो हाइड्रा का रहता है, यानी इनके अंदर केवल और केवल नर्व नेट प्रेजेंट रहती है। गैंग्लियन किसको बोलते हैं? गैंग्लियन रहता है अपने ग्रुप ऑफ साइटन को, जो कि पहली बार फॉर्म हुआ था अपने प्लेथीहेल्मिन्थस फाइलम के अंदर। जो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर सबसे पहले फॉर्म हुआ था वो हुआ था इंसेक्ट्स के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है इम्पल्स का। तो एक ये इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट होता है। इनके अंदर 3 सब स्टेजेस होती है, यानी पोलराइज स्टेट होती है, डीपोलराइज स्टेट होती है और रीपोलराइज स्टेट होती है। तो जो अपनी पोलराइज स्टेट रहती है उनके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करते हैं अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, यानी कि जो अपना अंदर साइड है वो नेगेटिव मेंटेन करके रखते हैं और बाहर साइड अपने एक्सोलेमा के बाहर साइड यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड स्पेस के अंदर ये पॉजिटिव मेंटेन करके रखते हैं। फिर जैसे ही अपना एक स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आता है तो जो सोडियम का इन्फ्लक्स होना चालू हो जाता है, यानी सोडियम बाहर से अंदर की ओर आना चालू हो जाते हैं, यानी इनका पोटेंशियल चेंज होता रहता है, यानी अंदर साइड प्लस आ जाता है और बाहर साइड नेगेटिव हो जाता है। रीपोलराइज स्टेट के अंदर जो अपना पोटेशियम रहता है वो बाहर जाना चालू हो जाता है, जिस कारण वापस नेगेटिव स्टेट आ जाती है। तो ये कंडक्शन और इंपल्स का जनरेशन कैसे होता है? तो ये चेंजेस होते हैं परमेबिलिटी के अंदर एक्सोलेमा की, इस कारण ये जनरेशन होता है इंपल्स का। इनके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं अपना आयन कैरियर प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि रहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं, यानी इनके थ्रू 2 पोटेशियम अंदर आएंगे और 3 सोडियम बाहर जाएंगे। इनके अंदर कुछ चैनल्स भी प्रेजेंट रहती है जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, क्लोरीन चैनल, जिनके अंदर कोई भी एटीपी का यूज नहीं होता है। तो 3 सब स्टेजेस को अपन डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो पोलराइज या फिर रेस्टिंग स्टेज अपन बोलते हैं, तो इनके अंदर जो रहता है अपनी एक्सोलेमा रहती है वो इम्पर्मेबल रहती है टू सोडियम आयंस, यानी ये थोड़ी सी स्लाइटली पर्मेबल रहती है टू पोटेशियम आयन। जो कि इनसाइड रहता है वो मेम्ब्रेन के नेगेटिव चार्ज रहता है और जो आउटसाइड रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। जो इनका पोटेंशियल रहता है वो अराउंड -70 मिली वोल्ट रहता है, यानी ये मेंटेन होता है थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप, यानी एक्टिवली ये मेंटेन होते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो अपनी जो डीपोलराइज स्टेज आती है वो डीपोलराइज स्टेज कब आती है? जब अपने को एक स्टिमुलाई थ्रेशोल्ड मिलता है, यानी कि ये -55 टू -60 मिली वोल्ट का जब अपने को स्टिमुलाई मिलता है तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाती है और इन्फ्लक्स होने लग जाता है अपने सोडियम का एक्सोप्लाज्म के अंदर, जिस कारण रिवर्सल हो जाता है चार्ज का, यानी कि पॉजिटिव अंदर आ जाता है और नेगेटिव बाहर हो जाता है, यानी कि ये अराउंड +30 टू +45 मिली वोल्ट हो जाता है। इसी को अपन एक्शन पोटेंशियल इंपल्स बोलते हैं। जो अपनी रीपोलराइज स्टेज रहती है, रीपोलराइज स्टेज के अंदर क्या रहता है? सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिस कारण इफ्लक्स होने लग जाता है अपने पोटेशियम आयन का और रीस्टोर हो जाती है अपनी पोलराइज स्टेट को, और फिर वापस हाइपर पोलराइजेशन होने लग जाती है, यानी अपने सोडियम है ना वो पोटेशियम रहते हैं वो बाहर वापस जाते ही रहते हैं, जिस कारण हाइपर पोलराइजेशन कंडीशन आ जाती है। ये अराउंड -90 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है। तो अपन बात करते हैं जो पोलराइज स्टेट रहती है उसका जो एक्शन पोटेंशियल रहता है वो -70 मिली वोल्ट रहता है। ये मेंटेन होती है थ्रू पंप,
यानी कि सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ये मेंटेन होती है। जो अपनी डीपोलराइज स्टेट रहती है उनके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल रहता है वो +30 मिलीवोल्ट का रहता है। ये मेंटेन होती है थ्रू सोडियम चैनल ओपनिंग के कारण। जो अपनी डीपोलराइज स्टेज आती है वो आती है पोटेशियम चैनल की ओपनिंग के कारण। इनके अंदर हाइपरपोलराइजेशन स्टेज भी आती है, यानी -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। तो अपन बात करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, तो जो अपना -70 के अंदर फिर एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई आता है अपना को 55 वोल्ट का, -55 मिलीवोल्ट का। तो फिर अपना डीपोलराइजेशन होना चालू हो जाता है। फिर डीपोलराइजेशन के बाद अपना रीपोलराइजेशन होना चालू होता है। फिर ये -70 तक पहुंचता है। फिर हाइपर रीपोलराइजेशन होता है, तो ये फिर वापस रेस्टिंग स्टेज तक पहुंच जाता है। अब अपन बात करते हैं रिफैक्ट्री पीरियड की। रिफैक्ट्री पीरियड के अंदर दो होती हैं, एक एब्सोल्यूट रिफैक्ट्री पीरियड होती है, एक रिलेटिव रिफैक्ट्री पीरियड होती है। जो एब्सोल्यूट रिफैक्ट्री पीरियड होती है उसके अंदर क्या रहता है, जो अपन नई इंपल्स कोई भी जनरेट नहीं होती इरिस्पेक्टिव द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई, यानी कोई भी इंपल्स जनरेट नहीं होगी अगर अपन कोई सा भी स्टिमुलाई प्रोवाइड करें। जबकि रिलेटिव रिफैक्ट्री पीरियड के अंदर इंपल्स जनरेट हो सकती है बाय गिविंग मच हायर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई। तो जो एब्सोल्यूट रिफैक्ट्री पीरियड रहती है वो डीपोलराइज प्लस रिपोलराइज स्टेट के मिलकर बनती है। ये अराउंड 3 to 4 मिली सेकेंड की रहती है। जो अपनी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड रहती है वो हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन में बनती है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई की। थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई यानी कि मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलाई रिक्वायर्ड एट विच सोडियम चैनल्स ओपन। तो एक क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में एक स्टिमुलाई रिक्वायर्ड होगा जिस कारण सोडियम चैनल्स ओपन हो जाए, तो ये अराउंड रहता है -55 से -60 मिलीवोल्ट। अपन बात करते हैं साल्टेटरी और जंपिंग कंडक्शन ऑफ द इंपल्स के बारे में। तो ये माइलिनेटेड या फिर माइलिनेटेड शीट के अंदर ये मिलता है। तो माइलिनेटेड शीट क्या रहती है, माइलिनेटेड शीट सीक्रेट होती है बाय सचमान सेल। तो क्या रहता है, ये माइलिनेटेड शीट है ना जो रहती है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स का कंडक्शन नहीं कर पाती है, जिस कारण जो अपनी इंपल्स है वो जंप हो के जाती है, यानी कि नोड ऑफ हेनवेयर के थ्रू ट्रेवल करती है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स हैं कि ये 20 टाइम्स मच फास्टर कंडक्शन कर सकती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड फाइबर, और ये लेस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होती है। तो कंडक्शन ऑफ इंपल्स कैसा होता है, वो यूनिडायरेक्शनल कंडीशन में होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगी। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं अपनी स्पीड ऑफ कंडक्शन के मामले में, तो सबसे पहले जो रहता है ये फास्टर होती है अपनी माइलिनेटेड फाइबर्स के अंदर। जो वेलोसिटी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है अपने डायमीटर ऑफ द फाइबर से, और पीएच और टेम्परेचर भी रेगुलेट कर सकते हैं अपने कंडक्शन को। ये ऑल और नन लॉ को भी फॉलो करती है, यानी कि कोई भी एक स्टिमुलाई मिलेगा तो सारी इंपल्स कंडक्ट होंगी, ना कि थोड़ी इंपल्स कंडक्ट हो जाएगी थोड़ी रुक जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। होंगी तो सारी होंगी और नहीं होंगी तो एक भी नहीं होगी। अब साइनेप्सिस की बात करें अपन, तो ये जंक्शन बनता है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स के बीच में। तो ये 3 टाइप के साइनेप्सिस होते हैं। एक एक्सो डेंड्राइट साइनेप्स होता है जो कि एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में बनता है, ये मोस्ट कॉमन साइनेप्स होता है। फिर एक होता है एक्सोनल साइनेप्स, यानी कि एक्सॉन और एक्सॉन के बीच में साइनेप्स बनता है। और एक होता है एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, यानी कि एक्सॉन और कोई से सोमेटिक यानी सोमेटिक सेल्स के बीच में ये साइनेप्स बनता है। तो इनके अंदर 3 पार्ट इंक्लूड होते हैं। एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की बनी रहती है, ठीक है। और दूसरा रहता है अपने साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और तीसरा रहता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बनी रहती है। तो 2 टाइप के साइनेप्स प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के अंदर। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रहता है, दूसरा केमिकल साइनेप्स रहता है। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रहता है इनके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत ही कम रहती है, और जबकि जो केमिकल साइनेप्स रहता है इनके अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहती है वो बहुत ब्रॉड रहती है, यानी अराउंड 20 से 30 नैनोमीटर की रहती है। इलेक्ट्रिक साइनेप्स के अंदर जो कंडक्शन रहता है वो फास्टर होता है, जबकि केमिकल के अंदर स्लोअर होता है। जो इलेक्ट्रिकल रहता है इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट रहते हैं, जबकि इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जो अपनी साइनेप्टिक वेसिकल रहती है वो एब्सेंट रहती है अपनी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर, जबकि केमिकल साइनेप्स के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स रहते हैं बहुत ही लेस रहते हैं अपने बॉडी के अंदर, यानी कि बहुत रेयरली फाउंड आउट होते हैं, यानी कि सेंसरी के अंदर ये फाउंड आउट हो सकते हैं। बट जो अपने केमिकल साइनेप्स रहते हैं ये बहुत ही कॉमन रहते हैं, यानी कि हर जगह मिल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं साइनेप्स की। तो साइनेप्स में सबसे पहले अपन बात करें तो ये रहता है अपनी जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रहती है, तो ये उसका रहता है, और ये अपनी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन रहती है, और ये वाला रीजन अपना साइनेप्टिक क्लेफ्ट रहता है। तो जैसे ही सोडियम चैनल कैल्शियम चैनल आएंगे, कैल्शियम चैनल बाइंड करेंगे अपने ये साइनेप्टिक वेसिकल के साथ। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील होते हैं। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर ये कैल्शियम के थ्रू यहाँ पे आएंगे मेम्ब्रेन के पास, और ये रिलीज कर देंगे अपने न्यूरोट्रांसमीटर को। तो ये अपने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये रिसेप्टर
अपने उसको रिसीव करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को और आगे कंडक्शन कराएंगे इम्पल्स का। तो इसको अपन एक फ्लो चार्ट फॉर्म में भी देख लेते हैं। जब ये अपना इम्पल्स रीच करेगी एक्सॉन टर्मिनल को तो कैल्शियम चैनल अपनी ओपन हो जाएगी और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लग जाएगा अपने एक्सोप्लाज्मा के अंदर और कैल्शियम फ्यूज करेगा विथ साइनेप्टिक वेसिकल, जिस कारण वेसिकल रप्चर होंगी और रिलीज होगा अपने न्यूरोट्रांसमीटर का इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। तो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे रिसेप्टर के विथ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो सोडियम चैनल को ओपन करता है और डीपोलराइजेशन स्टेट लाता है, यानी कि कंडक्शन कराता है अपनी इम्पल्स का। जो अपना इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो क्लोरीन चैनल्स को ओपन करता है और हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन आती है, यानी कि ये कोई भी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं कराएगा। अब कितने टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं तो मैंने अभी जैसा बताया आपको, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है और एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। जो अपना एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है ये रहते हैं जो कि सोडियम चैनल को ओपन करते हैं और डीपोलराइज स्टेट को लाते हैं, यानी कि कंडक्शन कराते हैं अपने इम्पल्स का फर्दर। इनका एग्जाम्पल है अपना एसिटाइन कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ग्लूकामेट और डोपामिन। डोपामिन यानी ये दोनों रहता है, इनहिबिट भी कर सकता है और एक्साइटेटरी भी कर सकता है। तो अपने इनहिबिटरी की बात करें जो कि ओपन करते हैं अपने क्लोरीन चैनल्स को और हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन लाते हैं, यानी कि इम्पल्स का कंडक्शन ब्लॉक करते हैं। तो इसके एग्जांपल है अपने गाबा, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन और डोपामिन। तो एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है अपना जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, उसको बोलते हैं, एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, जो कि ब्रेक डाउन कराता है अपने एसिटाइल कोलिन का, जो कि कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर, जो कि रीयूटिलाइज हो जाते हैं बाय प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के थ्रू, जो कि फॉर्म करता है वापस अपने एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल को। एक और नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर का एक और ब्रोकन डाउन होता है, ये होता है थ्रू मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू। जो अपना माइलिन शीट का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि नोड्स ऑफ रेनवेयर एब्सेंट रहते हैं, यानी कि इनके अंदर इम्पल्स कंडक्शन रहता है वो स्टॉप हो जाता है। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन दो चीज पढ़ेंगे, एक ब्रेन को पढ़ेंगे और एक दूसरा स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है, यानी कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो भी ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है उसको अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि जो हाथ में न्यूरॉन्स आती हैं वो सब पेरिफेरल में काउंट होता है। तो यानी ये नर्व का कलेक्शन होता है। इनके अंदर दो आती है, क्रेनियल नर्व आती है और एक स्पाइनल नर्व आती है। क्रेनियल नर्व 12 नंबर में रहती है और स्पाइनल नर्व 31 नंबर में रहती है। इनके अंदर सेंसरी नर्व्स भी आती हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी आती हैं। जो मोटर के अंदर रहता है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में रहता है डिवाइड। जो अपना सोमेटिक नर्वस सिस्टम रहता है ये वॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करता है, जबकि जो अपना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रहता है ये इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है। फर्दर जो अपना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। जो अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिलीज होता है एट अ टाइम ऑफ नॉर्मल कंडीशन, जबकि अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो रिलीज होता है इन स्ट्रेस और एंगर और फियर कंडीशन के अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अपन बात करें तो इनके अंदर 4 कॉमन स्ट्रक्चर फाउंड आउट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। जो 4 स्ट्रक्चर है अपन उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंस ऑफ द 3 मेनिंजेस, यानी कि एक मेनिंजेस को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो फिशेस के अंदर सिंगल मेनिंजेस होती हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स बर्ड्स के अंदर 2 मेनिंजेस होती हैं और मैमल्स के अंदर 3 मेनिंजेस होती हैं। तो इन मेनिंजेस का नाम क्या रहता है, तो पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। यानी कि इनको याद करने के लिए अपने ट्रिक बनाई है पैडमैन, यानी पैड वाला पैडमैन। तो पैड ये इनसाइड टू आउटसाइड है, यानी कि इनसाइड वाली अपनी पाया मैटर रहती है और जो सबसे आउटसाइड वाली रहती है वो ड्यूरा मैटर रहती है। तो ये इसका सिंपली डायग्राम है। तो जो ये सबसे नीचे वाली रहती है वो पाया मैटर रहती है, फिर उसके बीच में जो स्पेस आती है उसको सब एरोक्नाइड स्पेस बोलते हैं। उसके बाद आती है अपने एरोक्नाइड मैटर, जो कि इनके अंदर विलाय प्रेजेंट रहते हैं, जो कि वीनस साइनसेस में डिप आउट होते हैं। ये वाली जो स्पेस रहती है इसको अपन बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। तो सबसे ऊपर आती है अपनी ड्यूरा मैटर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पाया मैटर की। पाया मैटर थिनस रहती है, इनरमोस्ट रहती है और हाईली वेस्कुलर रहती है नेचर के अंदर। ये क्लोजली रिलेटेड रहती है अपने ब्रेन के लिए, ठीक है। दूसरी रहती है अपनी लेयर एरेक्नॉइड मैटर की, जो कि मिडल लेयर रहती है, वेब्ड लेयर रहती है। इनके अंदर एरेक्नॉइड विलाई भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि डिप्ड रहते हैं अपने वीनस साइनसेस के अंदर, जो कि सब ड्यूरल स्पेस में प्रेजेंट रहता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है अपने सीएसएफ को, सीएसएफ यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को। और हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गया था, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस रहती है उसके अंदर सीएसएफ फिल्ड आउट रहता है, और जबकि सब ड्यूरल स्पेस के अंदर सीरस फ्लूइड फिल्ड आउट रहता है। तो अपन सब एरेक्नॉइड स्पेस की बात करें तो इनके अंदर ये बिटवीन रहता है अपने एरेक्नॉइड और पाया मैटर के अंदर, और ये फिल्ड रहता है विद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के।
अब बात करें ड्यूरा मैटर की, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर रहती है, थिक लेयर रहती है और ये नॉन वेस्कुलर नेचर के अंदर रहती है। इनके अंदर जो सबड्यूरल स्पेस रहती है ये बिटवीन रहती है ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, ये फिल्ड रहती है विद सीरस फ्लूइड। इनके अंदर वीनस साइनसेस भी प्रेजेंट रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको अपन एपिड्यूरल टिश्यू बोलते हैं, जो कि एडिपोज टिश्यू का मिलकर बना रहता है। ये प्रेजेंट रहता है बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड वर्टिब्रे। अपन बात करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है वो क्लियर रहता है, कलरलेस रहता है, अल्कलाइन नेचर के अंदर रहता है, ठीक है, और ये फिल्ड रहता है कैविटीज के अंदर जो कि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये फॉर्म्ड होता है बाय फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। इनका कंपोजिशन भी एग्जैक्ट ब्लड के जैसा ही रहता है, बट इनके अंदर जो रहता है आरबीसी प्लेटलेट्स प्रेजेंट नहीं रहते, कुछ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहता है और ये कंपोजिशन रहता है सेम एज अ प्लाज्मा। तो इनके अंदर ये रिच रहते हैं इन क्लोरीन आयंस और कुछ सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयंस और ग्लूकोज भी प्रेजेंट होते हैं। ये फॉर्म्ड होते हैं अपने कैरोइड प्लेक्सस के अंदर। कैरोइड प्लेक्सस क्या रहता है, ये नेटवर्क रहता है अपने ब्लड कैपिलरीज का, जो कि ये दो रहते हैं, एक आर्टीरियर रहता है, एक पोस्टीरियर रहता है। इतना अपने डिटेल में नहीं है तो इसको अपन डिटेल में नहीं जाएंगे। जो अपना सीएसएफ रहता है, अगर अपने को सीएसएफ विड्रॉ करना पड़े तो अपन कहाँ से विड्रॉ करते हैं, ये अपन करते हैं विड्रॉ थ्रू लंबर पंचर, यानी कि L3 या L4 से अपन विड्रॉ करते हैं, यानी अपने को कुछ सीएसएफ का सैंपलिंग लेनी हो तो। और जो अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं वो भी L3 या L4 से देते हैं। तो फंक्शंस क्या रहता है अपने सीएसएफ का, तो ये प्रोटेक्ट करता है अपने और एक्ट करता है एज अ कुशन और शॉक एब्जॉर्बर, और ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन और एक्सक्रीट आउट वेस्ट को बाहर निकालता है, और प्रोवाइड करता है अपने बियॉन्सी यानी कि अपना जो सर का वेट रहता है वो अराउंड 1-1.5-2 किलो के आसपास रहता है। बट ये अपने इतना वेट अपन सर पे कैसे लेके चलेंगे, तो ये बियॉन्सी प्रोवाइड करता है, यानी अपने सर के वेट को बिल्कुल हल्का कर देता है। ये अराउंड कर देता है 0.18 kg के आसपास। तो सीएसएफ का प्रोडक्शन पर डे कितना होता है, ये 500 ml पर डे प्रोडक्शन निकालते हैं। जो सीएसएफ का सीएसएफ वन टाइम में कितना निकालती है, 125 ml। अब हम बात करते हैं ये कि इनके अंदर प्रेजेंस कितना होता है होरोन्यूरल सिस्टम का, यानी कि इनके अंदर कैविटीज किस प्रकार प्रेजेंट रहती है ब्रेन के अंदर। तो अपन बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो रहती है वो कैविटीज को अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैविटी प्रेजेंट रहती है उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। तो ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल प्रेजेंट रहते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल रहते हैं जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसको अपन पैरासील बोलते हैं। ये दोनों फर्स्ट वेंट्रिकल और ये सेकंड वेंट्रिकल है, यानी इनको अपन पैरासील बोलेंगे। और जो अपना थर्ड वेंट्रिकल है इसको अपन डायसील बोलेंगे, जो कि लेटरल वेंट्रिकल रहता है और ये ज्वाइन होता है बाय फोरामेन ऑफ मोनरो। तो ये फोरामेन ऑफ मोनरो है और ये थर्ड वेंट्रिकल है। और फर्दर जो फोर्थ वेंट्रिकल रहता है अपना मेडुला के रीजिया के अंदर, और ये इसको अपन मेटासील बोलते हैं। जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है ये ज्वाइन होते हैं थ्रू एक्वाडक्ट ऑफ द सिल्वियस या फिर आइटर्स कैनाल के थ्रू। और एक और चीज बात बताऊं तो मैं फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर एक सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर 2 लेटरल फोरामन और एक मीडियन फोरामन प्रेजेंट रहता है, जो कि सीएसएफ को लेके आते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। तो इसको फोरामेन ऑफ लश्का बोलते हैं और फोरामेन ऑफ मेजेंडाई बोलते हैं। तो इनको याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। जो अपने प्रियंका और परिणीति हैं वो मुंबई से दिल्ली गए बाय मसूरी, और ये फाइनली पहुंच गए चाइना की बॉर्डर में इनने देख लिया, ठीक है। इनको जाना था चाइना, बट चाइना की बॉर्डर में जाना इतना आसान है नहीं, तो ये वाय मसूरी दिल्ली होते हुए चाइना पहुंचे। तो पी से पैरासील 2 फॉर्म में रहते हैं, 2 वेंट्रिकल रहते हैं। फिर ये डायासील से ज्वाइन होते हैं बाय फोरामेन ऑफ मोनरो, और शिमला होते हुए गए यानी कि सिल्वियस एक्वाडक्ट के, यानी मसूरी गए, मसूरी से मेटासील, और फिर लास्ट में फाइनली ओपन होते हैं सेंट्रल कैनाल के अंदर। और मसूरी के अंदर ये लश्का मेजेंडाई और ये लश्का घूमे, यानी कि फोरामेन ऑफ लश्का, फोरामेन ऑफ मेजेंडाई, इनके थ्रू जो सीएसएफ रहता है वो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर आता है। अब प्रेजेंस ऑफ ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, जो अपना ग्रे मैटर रहता है वो मिलके बनता है न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, हिलॉक और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का, जो कि हेल्पफुल होता है अपने प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन करने के अंदर। जो अपना व्हाइट मैटर रहता है वो माइलिनेटेड एक्सॉन का मिलके बना रहता है। जो अपना ब्रेन रहता है, ब्रेन के जो आउटसाइड रहता है ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है, और जो इनसाइड रहता है वो व्हाइट मैटर प्रेजेंट रहता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उल्टा होता है, ग्रे मैटर इनसाइड प्रेजेंट रहता है और व्हाइट मैटर आउटसाइड प्रेजेंट रहता है। तो ये 4 चीजें कॉमन होती है अपने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर। तो ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला प्रेजेंस होता है अपने मेनिंजेस का, दूसरा होता है अपने जो सीएसएफ रहता है कैविटीज के अंदर वो रहता है, और तीसरा हॉलो न्यूरल सिस्टम का प्रेजेंस होना, और चौथा रहता है प्रेजेंस ऑफ ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का प्रेजेंस होना। तो अपन बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन को अपन एनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। ब्रेन की लोकेशन क्या रहती है? ये इनसाइड रहता है अपने क्रेनियल कैविटी के अंदर। अपन ने वेट बताया 1200 से 1400
ग्राम का वेट होता है इसका। ये हाईएस्ट सेंटर रहता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। इनके अंदर प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? 3 मेनिंजेस जो अपन ने पढ़ी थी ट्रिक से याद करने के लिए, जो पैड यानी पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तो इनके क्लासिफिकेशन कौन कौन से? इनके क्लासिफिकेशन है प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसोएंसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन। जो अपना प्रोजेंसेफ्लॉन रहता है उसको अपन फोर ब्रेन बोलते हैं, जबकि मेसेंसेफ्लॉन को अपन मिड ब्रेन बोलते हैं और रोम्बेनसेफ्लॉन को अपन हाइंड ब्रेन बोलते हैं। तो प्रोजेंसेफ्लॉन के अंदर 3 आते हैं, एक ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं, एक सेरिब्रम हेमिस्फीयर यानी सेरिब्रल हेमिस्फीयर आता है और डायनसेफ्लॉन आता है। जो अपना मेसेंसेफ्लॉन होता है उसके अंदर ऑप्टिक लोब्स और क्रूरा सेरिब्रे आता है। तो जो अपना रोम्बेनसेफ्लॉन रहता है, रोम्बेनसेफ्लॉन के अंदर अपना पोंस वायरोली, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स की। ऑल्फैक्टरी लोब्स एक स्मॉल स्ट्रक्चर रहता है, सॉलिड स्ट्रक्चर रहता है, यानी इनके अंदर कोई भी कैविटी प्रेजेंट रहती थी और ये एक पेरियर के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये सीन होता है ऑन द वेंट्रल सरफेस। इनका फंक्शन क्या होता है? ये सेंस करते हैं, अपने स्मेल को सेंस करवाते हैं। तो ये इसका डायग्राम है जो ये रहता है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब रहता है, ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट रहती है, ये कनेक्ट होती है टू ऑल्फैक्टरी रीजन ऑफ द टेम्पोरल लोब, यानी ये टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होती है। यानी कि जो अपने सेंस ऑफ स्मेल यानी कौन सी स्मेल अपने सूंघी वो टेम्पोरल लोब के अंदर स्टोर जाके ये सिग्नल वहां पे देती है ऑफ द सेरिब्रम। तो अब हम बात करते हैं फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहता है वो लार्जेस्ट पार्ट रहता है अपने ब्रेन का। इनके अंदर डिप्रेशन होते हैं और बल्जेस होते हैं। डिप्रेशन को अपन सल्काए बोलते हैं और बल्जेस को अपन गायराए बोलते हैं। तीन दोनों के कारण ये इंक्रीज करता है अपने सरफेस एरिया को। तो ये डिप्रेशन और बल्जेस को अपन ने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है। जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उनके अंदर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहते हैं, यानी डी से डिप्रेशन और एस से सल्काए और जी से गायराए, बी से बल्जेस। ठीक है, इनके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहते हैं, यानी 2 पार्ट में डिवाइड होता है और ये कनेक्ट होते हैं थ्रू अ नर्वस ट्रैक्ट जिसको अपन कॉर्पस कॉलोजम बोलते हैं। यानी कि जो ये ज्वाइन करता है इन दोनों हेमिस्फीयर को, तो उनको अपन कॉर्पस कॉलोजम बोलते हैं। जो अपना राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहता है वो कंट्रोल करता है अपने लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी को, और जो अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर रहता है वो कंट्रोल करता है अपनी राइट हाफ ऑफ द बॉडी को। तो अपन ने जैसे ब्रेन के अंदर पढ़ा, जो ग्रे मैटर रहता है वो आउटसाइड प्रेजेंट रहता है और जो अपना व्हाइट मैटर रहता है वो इनसाइड प्रेजेंट रहता है। यानी उसको अपन मेडुला रीजन बोलेंगे व्हाइट मैटर वाले को, और ग्रे मैटर वाले को अपन कॉर्टेक्स रीजन बोलेंगे। जो थिकेंड पोर्शन रहता है अपने कॉर्टेक्स के अंदर उसको नियोपैलियम बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट सेंटर रहता है अपने इंटेलिजेंस का। ठीक है, जो डीप सल्काए रहते हैं, यानी डीप सल्काए रहते हैं उसको अपन फिशर्स बोलते हैं। तो इनके अंदर 3 फिशर्स प्रेजेंट रहते हैं। एक सेंट्रल फिशर रहता है जो कि डिवाइड करता है अपने फ्रंटल और पैराइटल लोब को। फिर एक पैराइटो ऑसिपिटल फिशर रहता है जो कि पैराइटल और ऑसिपिटल को डिवाइड करता है। और तीसरा रहता है अपना लेटरल या फिर सिल्वियस फिशर, जो कि अपने को तीनों फॉर्म बना देता है, यानी फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब को डिवाइड करता है। तो जो ये वाला अपना फिशर रहता है वो सेंट्रल फिशर रहता है, ये लेटरल फिशर है और ये पैराइटो ऑसिपिटल फिशर है। तो यानी जो अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहता है वो 4 लोब के अंदर डिवाइड हो चुका है, यानी कि फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल के अंदर डिवाइड हो चुका है। जो अपना आगे एंटीरियर वाला पार्ट रहता है उसको अपन फ्रंटल बोलते हैं और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट रहता है वो ऑसिपिटल पार्ट कहलाता है। तो सेरिब्रम के अंदर तीनों सेंसरी एरिया भी रहता है, मोटर एरिया भी रहता है, एसोसिएशन एरिया भी रहता है। जो अपना सेंसरी एरिया रहता है वो पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल मिलके बनाते हैं, और जो अपना मोटर एरिया रहता है वो फ्रंटल एरिया मिलके बनाते हैं। जबकि एसोसिएशन एरिया सबके अंदर प्रेजेंट रहता है, यानी सारी लोब्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब अपन बात करते हैं थोड़े एरियाज की जहाँ पे क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कौन से लोब में कौन सा सेंटर रहता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्री मोटर सेंटर की, जो कि फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर दूसरा रहता है अपना मोटर सेंटर। मोटर सेंटर भी फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये वॉलंटरी मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर एक ब्रोका स्पीच रहता है जो कि मेकिंग करता है अपने स्पीच की, ये भी फ्रंटल लोब के अंदर प्रेजेंट रहता है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी इंटेलेक्चुअल सेंटर, यानी कि जो अपन क्रिएटिविटी, जजमेंट वगैरह या रीजनिंग वगैरह जो शो करते हैं वो भी इंटेलेक्चुअल सेंटर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फ्रंटल लोब के अंदर रहता है। फिर 2 रीजन जो कि पैराइटल लोब के अंदर रहते हैं वो एक सोमेस्थेसिया रहता है और एक गस्टेटरी रहता है। जो सोमेस्थेसिया का फंक्शन रहता है वो पेन रहता है, टेम्परेचर और रीडिंग, पोस्चर वगैरह मेंटेन में, प्रेशर वगैरह मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो गस्टेटरी रहता है वो टेस्ट सेंसेशन के अंदर हेल्प करता है। ये दोनों पैराइटल रीजन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब ऑसिपिटल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ये विजन सेंटर प्रेजेंट रहता है जो कि अपने देखने के लिए हेल्प करता है। फिर टेम्पोरल के अंदर 3 सेंटर प्रेजेंट रहते हैं, एक ऑल्फैक्टरी रहता है, एक ऑडिटरी रहता है और एक वर्निक स्पीच रहता है। जो ऑल्फैक्टरी रह रहा है वो नाम से समझ आ रहा है, यानी कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जैसे अपन ने अभी ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर भी पढ़ा था। जो ऑडिटरी सेंटर रहता है वो अपने सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो वर्निक स्पीच रहता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, यानी अपन कितना अच्छे से कुछ लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, वो सेंटर कहाँ प्रेजेंट रहता है? अपने टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट रहता है। यानी ये तीनों सेंटर अपने टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट रहेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायनसेफ्लॉन की। फोर ब्रेन का जो लास्ट पार्ट रहता है वो डायनसेफ्लॉन रहता है। तो इसके अंदर 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइड होता है। एक एपिथैलेमस रहता है, थैलेमस रहता है और लास्ट में रहता है अपना हाइपोथैलेमस। जो एपिथैलेमस रहता है ये रूफ बनाता है अपने डायनसेफ्लॉन का। ये इनके अंदर पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है जो कि सीक्रेट करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। जो अपना थैलेमस रहता है वो 80% पार्ट को बनाता है। ये डोर्सोलेटरली पार्ट रहता है डायनसेफ्लॉन का। ये रिले सेंटर या गेट कीपर के तरह काम करता है सेरिब्रम के। इनके अंदर 2 मासेस ऑफ द ग्रे मैटर प्रेजेंट रहते हैं। जो अपना हाइपोथैलेमस रहता है ये बेस बनाता है अपने थैलेमस का, डायनसेफ्लॉन का। ये कनेक्टेड रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड से बाय इनफंड्यूबुलम, यानी इसको मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू ही कंट्रोल होती है। तो इनके एंटीरियर रूफ के ऊपर एक एग शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको अपन ऑप्टिक चियाज्मा बोलते हैं। और पोस्टीरियर बॉडी के अंदर एक मैमिलरी बॉडी प्रेजेंट रहती है जो कि एक मैमिलियन कैरेक्टर है। तो फंक्शन क्या रहता है अपने हाइपोथैलेमस के? ये कनेक्ट करता है अपने नर्वस सिस्टम को विद एन एंडोक्राइन सिस्टम। ये थर्मोरेगुलेशन के अंदर हेल्प करता है, यानी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। या हंगर थर्स्ट सेंटर भी इन्हीं के अंदर प्रेजेंट रहता है। जो ये सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल कर सकते हैं विथ लिम्बिक सिस्टम के साथ। तो अपन बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम क्या होता है। लिम्बिक सिस्टम रहता है अपने लूप रहता है कॉर्टिकल का, ग्रे मैटर रहता है जो सराउंड करता है अपने कॉर्पस कैलोजम और थैलेमस को। उस पार्ट को अपन लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। इनके अंदर इंक्लूड होता है अपने थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मैमिलरी बॉडी, अमाइग्लैडा और हिप्पोकैम्पस। अमाइग्लैडा जो रहता है वो अपने को इमोट करने के, यानी कि अपने को अपने इमोशन दिखाने के लिए हेल्प आउट करता है। जब भी जो अपना हिप्पोकैम्पस रहता है वो अपना कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। जो अपना ये जैसे अपन बायो रटते हैं, बायो को रटना बहुत ही मुश्किल रहता है। जो अपना हिप्पोकैम्पस रहता है वही शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यही रिवॉर्ड और पनिशमेंट के अंदर भी हेल्पफुल होता है, यानी कि इसको अपन ये अच्छा है या बुरा है अपने लिए वो भी यही हिप्पोकैम्पस बताता है। अब अपन बात करते हैं बेसल गैंग्लिया की। बेसल गैंग्लिया एक सबकॉर्टिकल न्यूक्लिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यानी कि ग्रे मैटर प्रेजेंट रहता है एट द बेस ऑफ द ब्रेन के अंदर, ठीक है। जो इसका लार्जेस्ट न्यूक्लियर रहता है उसको अपन कॉर्पस स्टेडियम बोलते हैं। इनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहता है वो डोपामीन होता है, ठीक है। और जो सबकॉन्शियस कंट्रोल रहता है ओवर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉलंटरी स्केलेटन मसल, इसका फंक्शन रहता है। ये सबकॉन्शियसली कंट्रोल करता है अपने इनवॉलंटरी स्केलेटन मसल्स को। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन को अपन मेसेनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। ये सराउंड करता है एक्वेडक्ट ऑफ द सिल्वियस, यानी एक्वेडक्ट और सिल्वियस क्या करता है वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है, ठीक है। जो इनके अंदर 2 पार्ट रहते हैं, एक एंटीरियर पार्ट रहता है, एक पोस्टीरियर पार्ट रहता है। जो एंटीरियर पार्ट रहता है उसके अंदर सेरिब्रल पेडंकल प्रेजेंट रहती है, यानी कि क्रूरा सेरिब्रल प्रेजेंट रहता है क्योंकि एक नर्व ट्रैक्ट प्रेजेंट रहता है। और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट रहते हैं जिसको अपन कॉर्पोरा क्वाड्रिचेमिना बोलते हैं, जो कि एक मैमिलियन कैरेक्टर है। इनके अंदर 2 सुपीरियर कॉनिक्युलाई होते हैं और 2 इंफीरियर कॉनिक्युलाई होते हैं। जो सुपीरियर कॉनिक्युलाई रहते हैं वो अपने विजुअल रिफ्लेक्स से रिलेटेड होते हैं और जो इंफीरियर कॉनिक्युलाई रहते हैं वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स से रिलेटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने हाइंड ब्रेन यानी रोम्बेनसेफ्लॉन की बात करें तो इनके अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। एक पोन्स वायरोली प्रेजेंट रहता है, दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट रहता है, तीसरा अपना सेरिबेलम प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करें पोन्स वायरोली की, तो पोन्स वायरोली एक नर्व ट्रैक्ट है जो कि कनेक्ट करता है अपने सेरिबेलम को सेरिब्रम से। इनके अंदर ब्रीथिंग सेंटर भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एप्नियोस्टिक सेंटर, जो कि अपने ब्रीथिंग रेट को फास्ट करता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लंगेटा एक कॉनिकल शेप प्रेजेंट रहता है जो कि कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इनके अंदर जितने भी इनवॉल्युंटरी एक्शन है अपने पेरिस्टालसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह जो भी ये कंट्रोल करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ब्रेन स्टेम की बात करें, ब्रेन स्टेम किस किस से मिलकर बना रहता है, तो ये मिड ब्रेन, पोन्स वायरोली और मेडुला ऑब्लंगेटा का मिलकर बना रहता है। तो ब्रेन स्टेम का फंक्शन क्या होता है, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रहता है, यानी कि स्पेशल सेंसरी फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर जो कि फिल्टर करते हैं अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन को। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने अलर्टनेस को, वीकनेस और कॉन्शियसनेस के लिए, यानी कि गेटवे होते हैं अपने कॉन्शियसनेस के लिए। अपन बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम एक सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये भी सॉलिड पार्ट रहता है, इनके अंदर कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहती। इनके अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहते हैं और एक स्मॉल वर्मिक्स पार्ट रहता है। इनके अंदर जो व्हाइट मैटर रहता है वो फॉर्म करता है ट्री ब्रांचेस जिसको अपन आर्बर विटे बोलते हैं। तो फंक्शंस क्या है सेरिबेलम का, ये अपने मेंटेन करता है बॉडी पोस्चर्स को, बैलेंस को, ठीक है। और ये अल्कोहल से बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है, यानी कि जब आदमी दारू पी लेता है तो वो झूमझुमाता रहता है, तो यानी उसके सेरिबेलम में कुछ ना कुछ अफेक्ट कर रहा है। तो ये अपना डायग्राम है जो अपन ने अभी पढ़ा ब्रेन का, ठीक है। जो ये ऊपर वाला पार्ट रहता है ये अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर रहता है, ये कॉर्पस कैलोजम रहता है जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये फोरामेन ऑफ वॉन्ड्रो रहता है, मोनेरा रहता है, ये फिर थर्ड वेंट्रिकल आ गया, ये अपना एपिथैलेमस रहता है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है,
ये इनफंडिबुलम रहता है, ये अपना हाइपोथैलेमस रहता है, ठीक है, ये एक्विडक्ट ऑफ द सिल्वियस हो गई, इसी के थ्रू ये अपना मिड ब्रेन अटैच रहता है। फिर ये पोन्स वैरोली हो गया, ये सेरिबेलम हो गया। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है अपने ब्रेन का। तो अपन ब्रेन के कुछ पार्ट्स या फंक्शंस के बारे में हम बात कर लें तो जो भी अपन ने पढ़ा अब तक उसके बारे में सब अपन डिटेल में एक बार एक जगह में अपन पढ़ लेते हैं। जो अपनी ओल्फैक्टरी लोब रहती है वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो सेरिबेलम रहता है इन्हीं के अंदर हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन करते हैं, सेंसरी मोटर एसोसिएशन फंक्शन भी इन्हीं के अंदर होता है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर दो आते हैं, एक अमाइग्लेटा और एक हिप्पोकैम्पस। अमाइग्लेटा अपने इमोशन और एक्सप्रेशन के अंदर हेल्पफुल होता है और जो हिप्पोकैम्पस रहता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। फिर एपिथैलेमस की बात करें तो ये मेलाटोनिन का सिक्रीशन करती है बाय पीनियल ग्लैंड। अपन थैलेमस की बात करें, थैलेमस अपना रिले सेंटर की यानी गेट कीपर की तरह काम करता है फॉर द सेरिब्रम। अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोस्टेट यानी थर्मो रेगुलेशन के हेल्पफुल होता है, हंगर, थर्स्ट, सेटिटी, ठीक है, और ये मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर बनाते हैं अपना सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जो अपना बेसल गैंग्लिया रहता है वो सबकॉन्शियसली कंट्रोल करता है अपनी वॉलंटरी मसल्स को। जो अपना सुपीरियर कॉलिकुलाई रहता है वो विजन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, जो इंफीरियर कॉनिकुलाई रहता है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। जो अपना पोन्स वैरोली रहता है वो उसके अंदर एप्नियोस्टिक और द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट रहता है जो कि ब्रीथिंग रेट को अपने फास्टर करता है। फिर अपन मेडुला की बात करें, मेडुला रिस्पॉन्सिबल होता है अपने रेस्पिरेटरी, हार्ट रेट, CO, डाइजेस्टिव सिस्टम, पेरिस्टासिस, कफ, इजेशन, स्वेलिंग, कफिंग वगैरह इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो अपना सेरिबेलम रहता है वो मेंटेन करता है अपने बॉडी पोस्चर्स को। अब अपन बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ रहती है वो 45 सेंटीमीटर रहती है। जो इनका वेट रहता है वो 35 ग्राम के अराउंड रहता है। जो इनकी लोकेशन रहती है ये इनसाइड न्यूरल कैनाल के अंदर प्रेजेंट रहती है, यानी वर्टिब्रे के अंदर जो अपने न्यूरल कैनाल बनाते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट रहती हैं। ये अराइज होती हैं थ्रू फोरामेन ऑफ द मैग्नम, ठीक है, और एक्सटेंड आउट होती है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल C1 से L1 तक थी। इनके अंदर दो बल्जेस प्रेजेंट रहते हैं, एक सर्विकल और एक लंबर बल्जेस रहते हैं। इनकी प्रोटेक्टिव कर्विंग की बात करें तो 3 मेनिंजेस तो प्रेजेंट रहती है, यानी पाया मैटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर, सब ड्यूरल स्पेस, ड्यूरा मैटर, और एक और टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसको अपन एपिड्यूरल टिश्यू बोलते हैं, जो कि बना रहता है ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रे के बीच में, जो कि अपने प्रोटेक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो कॉर्नस मेड्यूलरिस होता है वो पोस्टीरियर न्यूरल पार्ट रहता है अपने स्पाइनल कॉर्ड का। जो ये वाला पार्ट है उसको अपन कॉर्नस मेड्यूलरिस बोलते हैं। जो अपना फाइलम टर्मिनल होता है वो नॉन नर्वस एक्सटेंशन रहता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड रहता है, केवल और केवल ये पाया मैटर का मिलके बना रहता है। जो ये डार्क ब्लैक में पार्ट है इसको अपन फाइलम टर्मिनले बोलेंगे। फिर कॉर्डा एक्यूमा बोलते हैं जिसको हॉर्स टेल भी बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड की, यानी कि इनके अंदर जो कलेक्शन रहता है अपने स्पाइनल नर्व्स का वो बाहर निकलता है एट द पोस्टीरियर एंड। जो ये बाहर निकल रहा है इसको अपन कॉर्डा एक्विना बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी CSF फील्ड रहता है, यानी कि अंदर जो सेंट्रल कैनाल रहता है उसके अंदर CSF फील्ड रहता है। इनके अंदर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, यानी इनको सीलिएटेड एपेंडाइमा सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन अपने स्पाइनल कॉर्ड का। तो जो आउटसाइड रहता है वो व्हाइट मैटर रहता है, जो इनसाइड रहता है वो ग्रे मैटर रहता है। ठीक है, तो अपन ये अपना डॉर्सल फीजर हो गया, ये अपना वेंट्रल फीजर हो गया। जो सेंटर में रहती है वो सेंट्रल कैनाल हो गई है। ठीक है, ये डॉर्सल हॉर्न हो गया, ये डॉर्सल हॉर्न हो गया। ये जो H वाला पार्ट रहता है ये अपना रहता है ग्रे मैटर और ये वाला व्हाइट मैटर रहता है। ये डॉर्सल फेनिक्यूल होता है, ये वेंट्रल फेनिक्यूल होता है और ये लेटरल फेनिक्यूल होता है। ये पूरा व्हाइट मैटर का मिलके बना रहता है। जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहता है उनके अंदर सेंसरी नर्व्स भी प्रेजेंट रहती है, मोटर नर्व भी प्रेजेंट रहती है और मिक्स नर्व भी प्रेजेंट रहती है। जो सेंसरी नर्व रहती है वो ऑर्गन से CNS तक लेके जाती है सिग्नल को, और जो मोटर नर्व रहती है वो CNS से अपनी ऑर्गन तक लेके जाती है, और जो मिक्स नर्व रहती है ये दोनों काम कर सकती है। तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की, जो कि अराइज होती है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द इनवर्टिब्रे फोरामेन। जो अपने वर्टिब्रे के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट रहती हैं उनके थ्रू ये अराइज होती है अपनी स्पाइनल नर्व। ये 31 पेयर्स के अंदर रहती है, यानी इसके स्पाइनल फॉर्मूला की बात करें तो जो सर्विकल रीजन है उसके अंदर 8 रहती है, जो थोरासिक रीजन है उसके अंदर 12 रहती है, जो अपना लंबर रीजन है उसके अंदर 5 रहती है, और सैक्रल रीजन में 5 रहती है, और कॉकिक्स रीजन में 1 रहती है। तो जो भी ये नर्व रहती है वो सारी मिक्स नर्व रहती है। ईच स्पाइनल नर्व के अंदर 2 रूट्स प्रेजेंट रहती है, एक डॉर्सल रूट रहती है, एक वेंट्रल रूट रहती है। जो डॉर्सल रूट रहती है वो सेंसरी फाइबर्स की बनी रहती है जो कि डॉर्सल हॉर्न से अराइज होती है। जो अपनी वेंट्रल रूट रहती है वो वेंट्रल हॉर्न से अराइज रहती है, ये मोटर नर्व फाइबर की मिलके बनी रहती है। तो अपन डॉर्सल रूट की बात करें तो इनके अंदर सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट रहती है, और वेंट्रल रूट सेल की बात करें तो इनके अंदर ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो अपना डॉर्सल रूट गैंग्लिया अपना नर्व इंपल्स लाती है
और फिर जैसे अपने को अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ब्रेन तक एकदम इमीडिएट एक्शन लेना है, तो ये यहीं से बाईपास हो जाती है और वेंट्रल हॉर्न के थ्रू बाहर निकल जाती है और ये डिवाइड होती है वापस 3 ब्रांचेस के अंदर। एक रहती है डॉर्सल रेमस, एक रहती है वेंट्रल रेमस और एक रहती है रेमस कम्युनिकेंस। जो डॉर्सल रेमस रहती है वो डॉर्सल मसल्स और स्किन तक पहुंचाती है और जो वेंट्रल रेमस रहती है वो वेंट्रल मसल्स और अपर लिम्ब यानी लोअर लिम्ब तक पहुंचाती है। जो रेमस कम्युनिकेंस रहती है वो कम्युनिकेट करती है विद सिनेप्टिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी ये इनवॉलंटरी एक्शन शो करती है। अब अपन बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की। जो क्रेनियल नर्व्स रहती है फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर वो 10 पेयर रहती है, जो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स के अंदर रहती है वो 12 पेयर रहती है। ठीक है, अब अपन इसको याद करने के लिए अपन ने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, यानी इनके फंक्शंस को याद करने के लिए। तो अपन ने एक बाय चांस अपने को एक जलेबी दिखी दुकान पे, तो अपन क्या क्या गेस्टर्स रहते हैं वो अपन ने एक रिप्रेजेंटेड फॉर्म में पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन ने सूंघा, यानी कि खुशबू जलेबी की कहाँ से आ रही है। तो फिर अपन ने देखा, अपन ने अपनी आंखें घुमाई, ठीक है, कहाँ मतलब कहाँ है, कहाँ से खुशबू आ रही है। फिर अपनी लार टपकती है, यानी कि जॉ अपना लटका। फिर अपन ने आँख देखी, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर अपने मुंह में पानी आया और अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। इतने में अपन ने मम्मी की आवाज़ सुन ली, ठीक है। तो अपन ने जल्दी और मुंह में पानी आया। फिर अपन ने जल्दी गटक ली अपनी जलेबी को। फिर अपन ने अपने शोल्डर्स को हिलाया और रिलैक्स मूड में अपन ने जलेबी गटक ली है, ठीक है। और फिर अपन ने टंग को हिला के फिर अपन मम्मी के पास गए। तो अपन ने अब क्रेनियल नर्व्स को भी याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। जो ट्रिक का है वो वन ओल्ड ऑक्सफोर्ड थ्योरी दैट ऑस्ट्रेलियन फीमेल्स आर ग्रेसफुल एंड वेरी शाय। तो 1 से ऑल्फैक्टरी, ओल्ड से ऑप्टिक, फिर ऑक्यूलोमोटर, फिर ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लैसोफेजियल, वेगस, स्पाइनरी एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। जो अपनी क्रेनियल नर्व्स रहती है, सेंसरी नर्व्स रहती है वो 1 2 8 रहती है और जो मिक्स नर्व्स रहती है वो ऑड नंबर वाली सारी रहती है और 10 वाला रहता है, यानी 5 7 9 और 10 रहती है। और जो बाकी बची हुई रहती है वो मोटर न्यूरल नर्व रहती है। अपन बात करते हैं क्रेनियल नर्व्स की थोड़ी डिटेल में। जो अपनी सबसे पहले अपन ने ट्रिक्स भी पढ़ी थी कि इनका फंक्शंस और कैसे अपन इनके नाम को याद करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जो ऑल्फैक्टरी रहता है, तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, सूंघा था। तो ये सूंघने के काम आती है, यानी कि ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर प्रेजेंट रहती है, एक सेंसरी नेचर के अंदर रहती है और ये स्मेल के सेंसेशन के अंदर काम आती है। दूसरी जो अपन ने क्रेनियल नर्व पढ़ी थी वो ऑप्टिक नर्व थी, जो कि अपन ने फिर देखा कि क्या देखी, जलेबी देखी थी। तो ये ऑप्टिक लॉब के अंदर प्रेजेंट रहती है, ये सेंसरी नेचर के अंदर रहती है और ये विजन के अंदर हेल्प करती है। जो अपनी ऑक्यूलोमोटर रहती है ये मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहती है और मोटर नर्व नेचर के अंदर रहती है, यानी अपन ने अपनी आंख की मूवमेंट को करा था, यानी मूवमेंट ऑफ द आई बॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। फिर अपन बात करेंगे ट्रॉक्लियर की। जो कि ट्रॉक्लियर रहते हैं वो मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहती है, इनका नेचर भी मोटर रहता है, ये अपने रोटेशन ऑफ द आई के अंदर काम आती है। तो फिर अपन ने पढ़ा था ट्राइजेमिनल पॉन्स वायरली के अंदर प्रेजेंट रहती है, ये भी एक मिक्स्ड नर्व रहती है जो कि सेंसेशन कर जाती है अपनी कंजक्टिवा आईलिड का और ये अपर और लोअर जॉ की मूवमेंट भी कराती है। एब्डेसेंस की बात करें तो ये पॉन्स वायरली के अंदर प्रेजेंट रहती है, इनका नेचर भी मोटर रहता है, तो ये रोटेशन ऑफ द आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर अपन ने बात करी थी कि अपने जो मुंह से सलाइवेशन हुआ था और फेशियल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहती है वो फेशियल क्रेनियल नर्व रहती है जो कि पॉन्स वायरली के अंदर प्रेजेंट रहती है, इनका नेचर भी मिक्स्ड रहता है, यानी कि मिक्स नर्व रहती है ये फेशियल एक्सप्रेशन और सलाइवेशन जो कि 2/3 के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर अपन बात करें ऑडिटरी की, ऑडिटरी भी पॉन्स वायरली के अंदर प्रेजेंट रहता है और सेंसरी नेचर के अंदर रहता है, ये हियरिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है और इनको अपने ईयर का एक और मेन फंक्शन रहता है जो कि बैलेंस प्रोवाइड करती है अपनी बॉडी का। फिर ग्लैसोफ्लेजियल की बात करें तो ये मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट रहती है, इनका नेचर भी मिक्स रहता है, ये अपने जो सलाइवेशन कराती है 1/3 सलाइवेशन कराती है और मूवमेंट कराती है अपने फेरिंग्स का। फिर वेगस नर्व का बात करें तो ये मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और इनका नेचर भी मिक्स रहता है, ये स्पीच करवाती है, स्वेलिंग कराती है, पेरिस्टाल्सिस कराती है, अपनी हार्ट रेट को मेंटेन करती है और इन वर्टिब्रेट्स के इनरवेट्स के अंदर अपने लैरिंग्स को, फेरिंग्स की, रेस्पिरेशन की स्टिमुलाई कराते हैं और लंग्स और हार्ट को भी ये मेंटेन करते हैं। फिर अपन बात करें स्पाइनल एक्सेसरी नर्व की, तो ये मेडुलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इनका भी नेचर मोटर रहता है, तो ये शोल्डर और नेक की मूवमेंट कराते हैं और लैरिंग्स और फेरिंग्स की भी मूवमेंट कराते हैं। अब हम बात करें हाइपोग्लॉसल की, हाइपोग्लॉसल मेडुला रीजन के अंदर प्रेजेंट रहता है, इनका नेचर भी मिक्स्ड रहता है, मोटर रहता है, यह मूवमेंट कराता है अपने टंग की। अब अपन बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर जो 10 पेयर रहती हैं वो 3rd to जो 12th रहती है अपनी क्रेनियल नर्व, वो ओरिजिनेट होती है अपने ब्रेन स्टेम से। अब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि अपन सडन
और शॉर्ट लिव्ड के अंदर अपन अपने किसी भी चीज को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर ले। जैसे अपन ने गर्म पानी के अंदर अपना हाथ डाला तो अपन तुरंत इजेक्ट आउट करते हैं अपना हाथ, यानी ब्रेन तक भी सिग्नल नहीं जाता, ये अपने स्पाइनल नर्व के अंदर ही पूरा काम हो जाता है तमाम। ठीक है, तो इसके अंदर दो टाइप्स के अपने रिफ्लेक्स एक्शन होता है। एक अपन इनबॉर्न सीखते हैं जो कि अपना कफिंग, स्नीजिंग, विड्रॉल एक्शन हो गया, और एक अपन एक्वायर्ड कंडीशन के अंदर सीखते हैं, यानी कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग, राइडिंग, टाइपिंग, नीटिंग, सलाइवेशन। ठीक है, ये अपना एक्वायर्ड होता है। ठीक है, मैंने जैसा बताया कंट्रोल होता है अपने स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, यानी ब्रेन के अंदर कोई सिग्नल ही नहीं जाता, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, ये किस थ्रू प्रूव हुई थी, ये इवांस पेल्विक बेल डॉग एक्सपेरिमेंट के कारण ये प्रूव किया गया था। तो न्यूरल पाथवे कैसा होता है, सबसे पहले अपने जो सेंस ऑर्गन आया, सेंस ऑर्गन से न्यूरन के अंदर कंडीशन आई और फिर अपने को पता चला अरे भैया ये तो, और हाथ तो तुरंत निकाला नहीं तो जल जाएगा, तो ये वेंट्रल हॉर्न के थ्रू बाहर निकल जाता है और मसल्स के थ्रू चला जाता है। ठीक है, एक मोनोसाइनेप्टिक आर्क होता है जो कि अपने नी जर्क के होता है, अगर अपन अपने घुटनों को मारते तो वो थोड़ा सा जर्क मारता है, और एक पॉलीसाइनेप्टिक आर्क होता है जो कि विड्रॉल एक्शन होता है। इनके अंदर 5 कंपोनेंट रहते हैं, एक सेंस ऑर्गन रहता है, एक एफरेंट फाइबर्स रहते हैं, एक इंटरन्यूरॉन्स रहते हैं, एक एफरेंट फाइबर्स रहते हैं और एक इफेक्टर ऑर्गन रहता है। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंदर मोटर फाइबर्स रहते हैं, वो सप्लाई करते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स को अपने सिग्नल्स को। तो ठीक है, इसके अंदर दो, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी दो में डिवाइड होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है वो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर एक्टिवेट होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक्टिवेट होता है, यानी कि ये दोनों अपने एंटागोनिस्ट होते हैं ईच अदर के लिए। ठीक है, रेगुलेशन कैसा होता है, ये बाय मेडुला, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इनका रेगुलेशन होता है। अपन बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये वर्क करता है अपने स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, ये जैसे कि फियर, एंगर के अंदर ये वर्क करता है। जो इनका न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो एड्रेनलिन रहता है। ठीक है, इनके अंदर जो प्री साइनेप्टिक गैंग्लियन रहता है वो छोटा रहता है, और जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर रहता है वो लंबा रहता है, यानी कि जो गैंग्लियन रहता है वो पास में रहता है अपने सीएनएस के। इनके अंदर जो आउटफ्लो रहता है वो थोरासो लंबर आउटफ्लो रहता है। ठीक है, इनके अंदर कंसिस्ट होता है सिंपैथेटिक ट्रंक्स या चेन्स का, तो ये सर्विकल के अंदर 3% रहती है, थोरासिक के अंदर 12% रहती है, लंबर के अंदर 5% रहती है और सैक्रल रीजन के अंदर 1% रहती है। जैसा मैंने बताया जो इनका गैंग्लियन प्रेजेंट रहता है वो बहुत पास में रहता है, जो प्री गैंग्लियन फाइबर रहता है वो छोटा रहता है एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियन फाइबर के। अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो कि वर्क करता है नॉर्मल या रेस्ट कंडीशन के अंदर। इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है वो एसिटाइल कोलिन रहता है। इनके अंदर जो आउटफ्लो होता है वो क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो होता है, यानी कि अराइज होते हैं ये अपने ब्रेन स्टेम से। ठीक है, ब्रेन स्टेम से और सैक्रल स्पाइनल नर्व से। ठीक है, जो अपने इनके अंदर जो प्री गैंग्लियन फाइबर रहता है वो बहुत बड़ा रहता है एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियन फाइबर। जो अपना गैंग्लियन रहता है वो ऑर्गन के पास प्रेजेंट रहता है, यानी ये ऑर्गन है और गैंग्लियन इसके पास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब अपन ने ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, जो इनके अंदर जो आउटफ्लो होता है वो कैसा होता है। तो सिलेबस इज टफ एंड लेंथी, जो अपना सिलेबस रहता है वो हमेशा टफ रहता है और लेंथी भी रहता है। तो जो अपना सिंपैथेटिक के अंदर रहता है वो थोड़ा सा लंबर आउटफ्लो रहता है। जो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस, तो ये तीनों सब्जेक्ट एक ही रहते हैं। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो रहता है। अब इनका एक डिफरेंस पॉइंट अपन देख लेते हैं। जो अपन लोकेशन ऑफ द गैंग्लियन की बात करें तो ये नियर रहता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ये नियर रहता है अपने ऑर्गन्स के पास। और लेंथ बात करें अपन प्री गैंग्लियन फाइबर्स की तो शॉर्टर रहती है सिंपैथेटिक में और लॉन्गर रहती है पैरासिम्पैथेटिक में। पोस्ट गैंग्लियन फाइबर की बात करें तो लॉन्गर रहता है सिंपैथेटिक में और शॉर्टर रहता है अपना पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रहता है, तो ये रहता है सिंपैथेटिक के अंदर एड्रेनलिन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर रहता है अपना एसिटाइल कोलिन। इनके अंदर जो आउटफ्लो रहता है वो थोरासो लंबर होता है, जबकि इनके अंदर क्रेनियो सैक्रल होता है। तो सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन के अंदर ये काम करते हैं। जो अपना सिंपैथेटिक रहता है वो स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर काम करता है, जबकि अपना पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर काम करता है। तो इनका मोड ऑफ वर्किंग क्या है, तो ये एक्सपेंडिचर लेते हैं अपने एनर्जी का और ये कंजर्वेशन करते हैं अपने एनर्जी का, जो पैरासिम्पैथेटिक रहते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के अंदर कैसी क्या कंडीशन होती है, यानी कि इनके अंदर क्या होगा, एनल स्फिंक्टर का क्या होगा, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करेगा, प्यूपिल ऑफ द आई का क्या होगा, तो इसका थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो अपना प्यूपिल रहता है आई का वो डायलेट हो जाता है सिंपैथेटिक के अंदर और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है।
सलाइवेशन की कोई जरूरत नहीं है सिम्पथेटिक के अंदर, ठीक है, यानी अपने को स्ट्रेस कंडीशन के अंदर सलाइवा की तो कोई जरूरत नहीं है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, जबकि पैरासिम्पथेटिक के अंदर ये इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, बीपी वगैरह स्ट्रेस कंडीशन के अंदर बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, यानी कि अपना जो हार्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से धड़कने लगता है, यानी ये तीनों बढ़ेंगे, जबकि पैरासिम्पथेटिक के अंदर ये तीनों घटेंगे, ठीक है। अब अपने को सांस भी बहुत जल्दी जल्दी लेनी है, तो यानी डायलेट हो जाएगा अपना ट्रेकिया और ब्रोंकाई सिम्पथेटिक के अंदर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, जबकि पैरासिम्पथेटिक के अंदर यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। अब अपने स्ट्रेस कंडीशन के अंदर अपने को ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, लीवर बाइल सिक्रीशन, इनकी कोई जरूरत नहीं, पेरिस्टाल्सिस की कोई जरूरत नहीं, यानी ये पूरा डिक्रीज हो जाएगा, जबकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये सब इंक्रीज हो जाएंगे। एनल स्फिंक्टर यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, और नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये रिलैक्स हो जाएगा। फिर एड्रिनल ग्लैंड रहती है, वो स्टिमुलेट करती है अपने 3F हार्मोन को, यानी कि ये स्टिमुलेट करेंगे, इनके इंक्रीज हो जाएगा, और जबकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये डिक्रीज हो जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हो जाएगा, यानी मिक्ट्यूरेशन हैपन हो जाएगा, जबकि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो अपने क्यूटिनस ब्लड वेसल्स रहती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है इनके अंदर, और इनके अंदर डायलेट हो जाती है नॉर्मल कंडीशन के अंदर। अब अपन बात करें इरेक्टर पाइला ऑफ द स्किन की, यानी कि जो अपने गूज फ्लैश रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी रोंगटे खड़े हो जाना अपने स्किन के, वो स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये रिलैक्स फॉर्म में रहता है। तो गाइस अपन ने एक और चैप्टर समाप्त कर लिया है, इसके अंदर जो सेंस ऑर्गन वाला पार्ट है वो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आएंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो उसके लिए वेट करिए। सो थैंक यू गाइस।